Namaskar everyone, this is Anshu and you are watching Grow. So in today's lecture we will cover theoretical approaches to development, that is विकास के लिए सिद्धांतिक दृष्टिकोण, and we'll cover all these topics in this. So moving to our first slide, here we are talking about Jean Piaget's theory of cognitive development. Okay, he is a Swiss psychologist and radical constructivist. रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब कि वो मीनिंग मेकिंग प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देते थे. ठीक है, कि बच्चे को उनके जिस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं उससे रिलेट करके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से चीज़ों को सिखाना चाहिए. ठीक है, ही सेड चिल्ड्रंस आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट. उन्होंने चिल्ड्रंस को क्या बोला? लिटिल साइंटिस्ट बोला. और वो उन्होंने चिल्ड्रन को क्या बोला कि वो नॉलेज के जो है एक्टिव बिल्डर्स हैं. ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट बिकॉज ही प्रेफर हेरिडिटी ऑफ एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट. तो उन्होंने क्या की, डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो उनकी प्रेफरेंस थी उन्होंने हेरिडिटी को दी इंस्टीड ऑफ एनवायरनमेंट. ही फोकस ऑन एक्टिव नॉलेज बिल्डिंग. तो उन्होंने एक्टिव नॉलेज बिल्डिंग पे फोकस किया रेदर देन कि कोई बच्चा बुक से बस सीधा देख रहा है और पढ़ रहा है. उन्होंने फोकस किया एक्टिव नॉलेज बिल्डिंग पे. अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूस. डिसकॉन्टिन्यूस कैसे? क्योंकि उन्होंने इस पूरी प्रोसेस को जो है स्टेजेस में डिवाइड कर दिया कि इस स्टेज में जो है ये डेवलपमेंट होगी, इस स्टेज में ये डेवलपमेंट होगी. तो ऑब्वियसली वो डिसकॉन्टिन्यूस होगी वहाँ पे, राइट. ये सेम हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा है कि उन्होंने कहा बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता है और छोटे वैज्ञानिक उन्होंने बोला बच्चों को. स्विस मनोवैज्ञानिक थे वो. ओके, और एक कट्टरपंथी रचनावादी थे. रचनावादी जो मीनिंग मेकिंग प्रोसेस पे ध्यान देते थे कि बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से सिखाना चाहिए जिस एनवायरनमेंट से वो आ रही हैं. उन्होंने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट, उन्हें जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्या किया था, आनुवांशिकता को प्राथमिकता दी थी, हेरिडिटी को प्राथमिकता दी थी उन्होंने एनवायरनमेंट से ज़्यादा. उन्होंने सक्रिय ज्ञान निर्माण पर अपना जो है ज़्यादा फोकस किया था और उनके अनुसार विकास असतत है. असतत मतलब डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. तो जो फैक्टर्स हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है? इक्विलिब्रेशन. देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव मीन्स संज्ञानात्मक विकास, हमारे माइंड का विकास, राइट. तो उसमें इन्होंने बोला था कि जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक तो हो गया इक्विलिब्रेशन. तो इक्विलिब्रेशन क्या होता है यहाँ पे कि हमारे माइंड में जो नॉलेज का एक इक्विलिब्रियम बनना चाहिए. इक्विलिब्रियम इन द सेंस कि जैसे हमारा माइंड है तो इसमें दो स्टेज होती है. एक होता है स्कीमा. स्कीमा मतलब जिसमें हमारी पहले से भी बिल्ड कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है, राइट. और दूसरा हमारा होता है अडॉप्टेशन. इसमें हम कोई नई चीज़ें अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, तो इक्विलिब्रेशन की माइंड में जो है हमारा स्कीमा, जो हमारे अंदर पहले से कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है. और एक होता है अडॉप्टेशन, जब हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता हो, हम वो नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, तो उसमें आता है अडॉप्टेशन. अडॉप्टेशन में भी यहाँ पे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है. एक होता है असिमिलेशन और दूसरा होता है अकोमोडेशन, राइट. तो असिमिलेशन क्या होता है? जब हम ऐड करते हैं हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज में. और अकोमोडेशन होता है जब हम चेंज कर देते हैं अपने बिलीफ को कि हमारे अंदर जो पहले इन्फॉर्मेशन स्टोर थी वो बिल्कुल ही गलत थी, तो हमने उसको चेंज कर दिया, तो वो आ जाएगी हमारी अकोमोडेशन में. फिर आता है सोशल एक्सपीरियंस. अब बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑब्वियसली सोशल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है कि उसको कैसा सोशल एक्सपोजर मिला है. ठीक है, उसके आसपास के लोग कैसे, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, एजुकेटेड है या नहीं है, या वो उसकी माइंड डेवलपमेंट की तरफ कितना ध्यान देते हैं. तो ये सब उसमें डिपेंड करता है. मैच्योरेशन एंड मैच्योरेशन यहाँ पे उन्होंने बोला हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी. ठीक है, तो मैच्योरेशन से भी हमारा उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया है. और एक्सपीरियंस कि बच्चे को अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही जो है उसके माइंड की डेवलपमेंट होंगी. उसके अच्छे एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिसमें माइंड ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो देयर आर चांसेस कि उसका माइंड शार्प होगा, राइट. तो ये हमने हिंदी में क्या कि उनके अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास के कारक थे संतुलन, सामाजिक अनुभव, परिपक्वता और अनुभव. ये सामाजिक अनुभव और एक है इसका पर्सनल अनुभव कि उसने अपनी लाइफ में पर्सनली क्या सीखा. तो यहाँ पे मैंने बोला था, उन्होंने क्या बोला था? डिसकॉन्टिन्यूस बोला था पियाजे ने. डिसकॉन्टिन्यूस बोला था पियाजे ने डेवलपमेंट के प्रोसेस को. तो उन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया. सेंसरी मोटर स्टेज आ गई, ये होती है हमारी 0 to 2 ईयर्स. फिर आ गई हमारी प्री ऑपरेशनल,
ये होती है 2 to 7 ईयर्स। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ये होगी 7 to 11 ईयर्स। एंड देन हमारी होगी फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 11 एंड अबव। ओके, 11 एंड अबव जो एज है उस स्टेज को बोला है इन्होंने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो हिंदी में देख लेंगे। संवेदी कामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है ये। फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। फिर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था ये हमारी आती है 7 से 11 वर्ष। फिर आती है हमारी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ये होती है हमारी 11 वर्ष और उससे आगे तक की। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर, देखो इसके नाम से ही पता लग जाना चाहिए। सेंसरी मतलब सेंसेस से रिलेटेड है। सेंसेस क्या होता है, हमारे फील कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सुन रहे हैं, अपना कोई स्मेल कर रहे हैं। ठीक है, मोटर मतलब जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसमें इन्हीं का कंसेप्ट है कि सेंसेस प्लस मोटर डेवलपमेंट। तो इस एज में क्या होता है, जो सेंसेस है वो पियाजे ने बोला है कि सेंसेस आर टीचर। ठीक है, कि जो बच्चे का टीचर होता है इस स्टेज में वो सेंसेस होते हैं। तो उन्होंने बोला था सेंसेस आर टीचर, सेंसेस टीचर। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या वो अपनी मोटर डेवलपमेंट में या जो उसकी सेंसेस है उन्हीं से सीखता है। गोल डायरेक्टेड स्टेज होती है, ये देखा आपने बच्चा जैसे, ठीक है, अपने गोल की साइड डायरेक्टेड है, या बच्चे को वहाँ पे बैठना भी नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर आप उसको कुछ चीज़ें दिखाओगे तो वो कोई ना कोई मूवमेंट करता है उसको ग्रैस्प करने की, उसको पकड़ने की। ठीक है, वो जो है आफ्टर बर्थ वो चीज़ें डेवलप होने लग जाती है बच्चे में, तो गोल डायरेक्टेड स्टेज होता है। मूव फ्रॉम लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस टू अचीवमेंट। ठीक है, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस टू अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखो इसका मतलब क्या है, समझते हैं यहाँ पे। जैसे बच्चा यहाँ पे खेल रहा है, ठीक है, हमने ये टॉय ले लिया और इसको बोल दिया, हम बोल देते हैं ना कि चिड़िया ले गई, ये तो उड़ गया। ठीक है, तो वो होती है लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि जब बच्चा हम ऐसे बोल देते हैं वो चुप हो जाता है, उसको लगता है कि सच में उसको चिड़िया ले गई है, राइट। उसको लगता है कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, कि जो उसको नहीं दिख रहा है वो उसके माइंड में भी नहीं है। ठीक है, परमानेंस का मतलब यही होता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ठीक है, फिर आता है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। जैसे जैसे वो ग्रो होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, तो उस ऑब्जेक्ट की परमानेंस उसमें आने लग जाती है। मतलब अब आप ऐसा नहीं कर सकते इस टॉय को लेके कि चिड़िया लेगी, क्योंकि उसको पता है कि जो चीज़ें उसकी आंखों के सामने नहीं है बट वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, राइट। तो ये होती है हमारी अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, दैट इज आउट ऑफ साइट इज नॉट आउट ऑफ माइंड। ठीक है, वो आंखों से दूर है लेकिन दिमाग से वो दूर नहीं है, दिमाग के बाहर नहीं है। ठीक है, ये संवेदी कामक अवस्था इसको हिंदी में बोलते हैं, ये हमने हिंदी में किया। ठीक है, फिर आता है हमारा प्री ऑपरेशनल सेकंड स्टेज, ये होती है 2 to 7 ईयर्स। ठीक है, यूज ऑफ लैंग्वेज एंड सिम्बल्स। ठीक है, इसमें बच्चे सिम्बल्स और लैंग्वेज का यूज़ करना सीख जाते हैं। इगोसेंट्रिज्म, बिल्कुल इगोसेंट्रिक जो होते हैं बच्चे इस स्टेज में होते हैं। दे बिलीव दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैव फीलिंग्स। उनको लगता है कि सभी ऑब्जेक्ट्स में फीलिंग, आपने देखा होगा बच्चों को कि उनके पास डोल या कोई टॉय होता है तो वो खाना खाते तो उसको खिलाते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मुझे भूख लग रही है तो इसको भी भूख लग रही होगी। वो सबको एज अ लिविंग बीइंग ट्रीट करते हैं, राइट। दे पोजेसेस ओनली रिवर्सिबल थिंकिंग एट द स्टेज। और रिवर्सिबल थिंकिंग मतलब वो एक ही वे में सोच सकते हैं, ये नहीं है कि वो वहाँ से वापस आने के बारे में भी सोच सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे बच्चे को पता है कि पानी से जो है बर्फ़ बन जाती है, राइट, लेकिन ये होगी रिवर्सिबल थिंकिंग। उसको पता है पानी उसको फ्रिज में रखा, उसमें बर्फ़ बन गई, लेकिन वो ये नहीं सोच सकता है कि उस बर्फ़ से वापस से जो है पानी भी बन सकता है। तो ओनली रिवर्सिबल थिंकिंग इज देयर इन दिस एज। इंट्यूटिव थिंकिंग आ जाती है उनमें, और क्या अंडरस्टैंडिंग आ जाती है उनमें कॉजेज़ की और रिजल्ट्स की। ठीक है, उनको पता होता है कि ये करने से क्या होता है। जैसे अगर आप बच्चे को एक बार थोड़ा सा गर्म लगा दोगे और उसको लगेगा कि भाई इससे तो बर्निंग हो रही है, बर्निंग की फीलिंग आ रही है उसको, ठीक है, तो आगे से अब कोई चीज़ हॉट चीज़ उसके आगे भी करोगे ना तो बच्चा अपना हाथ खुद ही पीछे ले जाएगा, क्योंकि उसको उसका रिजल्ट पता है उसको उसका, राइट। एबल टू फोकस ऑन ओनली वन थिंग एट अ टाइम। वो एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। जैसे अपना लंच बॉक्स वो लेके गए, ठीक है, प्ले स्कूल वगैरह में जाने लग जाते हैं कहीं भी, तो बच्चे का फोकस एक ही चीज़ पे रहेगा। मतलब खाने में उनको पता होगा कि भाई मैंने
पराठे खाए थे तो उनका पराठे पे ही फोकस होगा, उनको ये नहीं पता होगा कि मेरा टिफ़िन कैसे कलर का है, राइट। जैसे बोतल होगी, कोई बोतल में पानी होगा तो उन्होंने पानी पिया, बोतल पता है उनको क्या, लेकिन ये नहीं पता कि बोतल कैसे कलर की थी, बोतल में पानी कितना था। बेसिकली क्यों, एक चीज़ पे ही उनका सेंट्रेशन होता है, राइट। फोकस मतलब बिल्कुल एक ही चीज़ पे उनका सेंट्रेशन होता है जो उनकी नीड होती है एट दैट मोमेंट। फिर आती है हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, यही हमारी 2 to 7 ईयर्स, ठीक है। ये हमने कर लिया है, आप हिंदी में देख सकते हो। फिर आती है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होने लग जाती है थोड़ी थोड़ी, उसमें उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में लिमिट्स है बट वो स्टार्ट हो जाती है। देखो 2 टाइप की थिंकिंग होती है हमारे माइंड में, एक होती है कंक्रीट थिंकिंग और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कंक्रीट थिंकिंग बेसिकली क्या होती है, हमारी जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं खाली उन्हीं के बारे में सोचना, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है हमारी माइंड से रिलेटेड, कि हम कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, या और कुछ कर रहे हैं, अपने माइंड में हम कुछ कर रहे हैं, तो वो होगी हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जैसे हमें दिख रहा है कोई नोटबुक है, पेन है, तो वो क्या आ गया, कंक्रीट थिंकिंग में आ गया। हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, हमारा लव है किसी के लिए, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आएगा। चिल्ड्रन स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली, वो थोड़ा लॉजिक से स्टार्ट करने लग जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। अबाउट कंक्रीट थिंग्स, जो कंक्रीट थिंग्स हैं उनके बारे में जो है बच्चे लॉजिकली सोचने लग जाते हैं। कैन थिंक रिवर्सिबली, अब उनको पता होता है कि हाँ अगर पानी से बर्फ़ बन सकती है तो बर्फ़ से पानी बन सकता है। रिवर्सिबल थिंकिंग उनमें बिल्ड हो जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन थिंकिंग डेवलप, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अब उनको पता होता है, उनका फोकस बिल्कुल एक ही चीज़ पे नहीं रहता कि उन्होंने पानी पिया तो पानी की बोतल किस कलर की थी, इसमें पानी कितना था। उन्होंने खाना खाया तो उनके खाने में क्या क्या था और उनका टिफ़िन कैसे कलर का, आज दूसरा टिफ़िन तो नहीं है। तो उनका जो है डिसेंट्रलाइजेशन वाली जो थिंकिंग है डेवलप हो जाती है इस स्टेज पे, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा है। नेक्स्ट हो जाती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, राइट। इसमें क्या होता है, लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। देखा आपने, चेस बहुत लॉजिकली सोच रहा है ये, ठीक है। तो इस स्टेज में लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। ये क्या होती है, 11 ईयर से स्टार्ट हो जाती है और अडल्टहुड तक चलती है, ठीक है। ये जो स्टेज हो जाती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बिगिंस, ठीक है। इसमें क्या होती है, स्टार्टिंग होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में। देखो उससे पहले हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हुई थी वो बहुत लो लेवल पे थी और उसमें काफ़ी लिमिट्स थी। यहाँ पे हमारी जो है बिल्कुल ओपन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। A child in this stage can think hypothetically and use logics to solve problems. हाइपोथेटिकली वो सोच सकती हैं, ठीक है, और लॉजिक लगाते हैं वो चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। एंड नॉट इन ऑल इंडिविजुअल्स रीच दिस लेवल ऑफ थिंकिंग, सभी इंडिविजुअल नहीं करते, वो ऑब्वियसली डिपेंड करते हैं उनकी, बेसिकली उनकी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है कि कौन कितना सोच सकता है, ठीक है, कितनी उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुई होती है। तो ये हमने इसको हिंदी में लिखा है। नेक्स्ट हमारे आ जाती है विगोट्स्की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, मतलब इन्होंने कल्चर को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया अपनी थ्योरी में। ही गिव लेस इंपॉर्टेंस टू बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सोशल इंटरेक्शंस को जो है मेन फोकस रखा है अपनी इस थ्योरी में, और जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको बहुत कम फोकस दिया है इन्होंने। अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, राइट, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और इन्होंने बोला कि हम उसको स्टेजेस में डिफाइन भी नहीं कर सकते बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो जो इन्होंने बोला कि जो 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं इनकी थ्योरी में वो है सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ठीक है। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं SCL एस्पेक्ट्स, SCL एस्पेक्ट्स पे इन्होंने मेन फोकस किया था, ठीक है। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज जिनसे हम जो है बहुत ज़्यादा सीखते हैं। उन्होंने बोला था कि नॉलेज कैन बी कंस्ट्रक्टिव, एक्टिवली एंड मीनिंगफुली, ठीक है। इन्होंने ऐसे रिसाइटेशन, जो रिसाइटेशन वाले ओल्ड वे से लर्निंग की, उनको हटा के उन्होंने बोला था कि भाई ये हम एक्टिवली जो है नॉलेज को गेन कर सकते हैं मीनिंगफुली, राइट। और इनकी थ्योरी में भी इन्होंने बोला था फंडामेंटल जो रोल है कॉग्निशन डेवलपमेंट का वो हमारे सोशल डेवलपमेंट पे जाता है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन कैसा है हमारा, ठीक है, तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी थी हमारे ये सोशल इंटरेक्शन को। ही बिलीव स्ट्रांगली दैट कम्युनिटी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, राइट, कि जो कम्युनिटी है वो सेंट्रल रोल प्ले करती है मीनिंग मेकिंग प्रोसेस में। और सोशल लर्निंग जो है प्रोसीड करती है डेवलपमेंट को, मतलब पहले हमारी सोशल लर्निंग होगी
उसके बाद हमारी डेवलपमेंट होगी। ओके, जैसे प्याजे ने क्या बोला था कि पहले डेवलपमेंट होगी, हम किसी पर्टिकुलर स्टेज पे जाएंगे और उसके बाद स्टेज के अकॉर्डिंग हमारी जो है लर्निंग्स होंगी, राइट। बट इन्होंने क्या बोला है कि पहले सोशल लर्निंग होगी और फिर हमारी डेवलपमेंट होगी। ये हिंदी में कि वो रूसी मनोवैज्ञानिक थे, सामाजिक रचनावादी थे। उन्होंने प्रस्तावित किया था कि सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। वैसे जैविक पहलुओं को कम महत्व, मतलब बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स थे उनको उन्होंने कम महत्व दिया था। और एक सतत प्रक्रिया, मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस उन्होंने बोला था इसको, डेवलपमेंट को। एंड अकॉर्डिंग टू हिम जो विकास की प्रक्रिया है वो खुद ही इतनी जटिल थी कि उसको हम चरणों में परिभाषित नहीं कर सकते थे। और उन्होंने समाज, संस्कृति और भाषा को भी बहुत महत्व दिया था। उनका मानना था कि समुदाय अर्थ निर्माण प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाता है, ठीक है, कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो सोसाइटी का, कम्युनिटी का आता है हमारे ऊपर, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। उनके अनुसार सामाजिक शिक्षा विकास से पहले आती है, कि पहले हमारी सामाजिक शिक्षा आएगी, ठीक है, उसके बाद हमारा विकास होगा। तो इन्होंने क्या किया था अपनी थ्योरी में, इन्होंने 3 जॉन्स के बारे में बताया था, राइट। तो पहला होता है जॉन 1, यहाँ पे वो स्टफ होता है जो हम खुद से कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है जॉन 2, इसको जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये रिलेट करता है कि जहाँ पे हमें किसी गाइड की ज़रूरत होती है, मतलब किसी की हेल्प से हम उस काम को कर सकते हैं। तो जो वो काम जो हम किसी की हेल्प से कर सकते हैं वो आते हैं हमारे जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पे। और फिर आता है हमारा कि जो हमें सपोर्ट कर लो या नहीं कर लो वो काम हम नहीं कर सकते, ठीक है, वो उन्होंने रखे थे जॉन 3 में, ठीक है। यही जॉन 1 जहाँ शिक्षार्थी स्वयं सीख सकते हैं, जॉन 2 जहाँ पे समर्थन के साथ सीख सकते हैं, और फिर आ गया यहाँ पे जॉन कर लेना क्षेत्र की जगह, जॉन 3 जहाँ पे शिक्षार्थी समर्थन के साथ भी नहीं कर सकते। तो जो वो काम है हमारे आगे जॉन 3 में। बस की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या थी इस थ्योरी की, तो इन्होंने बोला था जो ट्रेडिशनल जो टीचिंग मेथड से उनको चैलेंज किया था, इन्होंने एक्टिवली और मीनिंगफुली लर्निंग को जो है फोकस किया था। जो मेमोराइजेशन और रिसाइटेशन वाले जो वेज से हमारे टीचिंग के, उन्होंने उसको भी इन्होंने अपोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बर्नस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये क्या थे, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इन्होंने बोला था कि जो स्ट्रक्चर होता है जो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में। ही सेड दैट लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल ओनली व्हेन लर्नर ग्रैस्प द स्ट्रक्चर ऑफ अ डिसिप्लिन, ठीक है, कि किसी चीज़ का स्ट्रक्चर इन द सेंस कि हमें उसका डीपली पता होना चाहिए कि भाई इसमें पहले हम ये सीखेंगे उसके बाद ये आएगा, उसका स्ट्रक्चर हमारे माइंड में होना चाहिए। तो तब हम क्या करते हैं, लर्नर ग्रैस्प द स्ट्रक्चर ऑफ अ डिसिप्लिन, तो जो लर्निंग ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है इनके अकॉर्डिंग, राइट। तो ही रिकॉग्नाइज्ड 3 मैटर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट कुड बी प्रेजेंट एट ऑल स्टेजेस, राइट। तो एक बोला था इन्होंने इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो 0 से 3 साल तक होती है, फिर आता है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन 3 से 7 साल, फिर आता है सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन 8 साल और उसके ऊपर। मतलब जो 0 से 3 साल वाले बच्चे क्या होते हैं, वो बच्चे खुद करके सीखते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्याजे वाली थ्योरी में देखा था, तो उन्होंने इसको नाम दिया था सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब सेंसेस और मोटर, मतलब उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ जो बच्चे करते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। फिर बच्चे को जो लैंग्वेज आ जाती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसकी इतनी हो जाती है कि वो लिंग्विस्टिक वर्ड्स बोल सकता है, लैंग्वेज सीख सकता है, तो वो इमेज के थ्रू अपनी लर्निंग करता है। फिर आती है लर्निंग थ्रू वर्ड्स एंड सिम्बल्स, ठीक है, कि हम पढ़ना सीख जाते हैं, लेटर्स और वर्ड्स हैं उनके थ्रू हम अपनी लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक संज्ञानात्मक रचनावादी थे। बर्नर के सीखने के सिद्धांत में रचना का महत्वपूर्ण भूमिका है, कि उन्होंने बोला था कि सीखना तभी सार्थक होता है जब शिक्षार्थी किसी अनुशासन की संरचना को समझ लेता है, राइट। तो इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सक्रिय प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व और सांकेतिक निरूपण, ठीक है। ये जहाँ पे बच्चा करके सीखता है, उसके द्वारा जहाँ पे छवि के द्वारा सीखता है, और उसके बाद जो शब्दों और प्रतीकों के माध्यम से बच्चा सीखता है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी लर्निंग को, कि बच्चे को जो है डिस्कवरी लर्निंग करनी चाहिए, कि खुद से चीज़ों को सीखना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ग्रेस्पिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उन्होंने बोला था कि किसी पहले तो हमें किसी सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को ही समझना चाहिए, ठीक है।
उससे क्या है, हम बहुत मीनिंगफुल लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और जो उसके होता है कि दूसरे डिसिप्लिन्स में भी यूज़ है, हमने किसी चीज़ को अगर डीपली एक बार समझ लिया तो हम उसको दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, लर्नर इज़ नॉट पैसिव बट एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। ये इन्होंने बोला था लर्निंग क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रायर नॉलेज एंड एबिलिटी ऑफ द लर्नर, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, लर्निंग क्या है, एक्टिव लर्निंग है, पैसिव लर्निंग नहीं है। वो किस पे बेस्ड होती है, एक तो हमें पहले से नॉलेज कितनी है और दूसरा हमारी एबिलिटी कितनी है, हम कितना सीख सकते हैं। उन्होंने बोला था, ही सजेस्ट दैट development occurs as mental structures and become more elaborate and sophisticated through interaction and experience। तो डेवलपमेंट जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है, और वो ज़्यादा इलेबोरेट हम उसको कर सकते हैं इंटरेक्शन से और अपने एक्सपीरियंस से, राइट। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट न्यू आइडियाज़ और कंसेप्ट बेस्ड अपॉन देयर करंट एंड पास्ट नॉलेज, ठीक है। तो हम आइडियाज़ कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तभी कंस्ट्रक्ट करते हैं ना कि हमें पहले से ये पता है इसके बारे में, ठीक है, और हमारा न्यू कंसेप्ट ये, तो इसके बारे में हमने एक आइडिया बना लिया, ठीक है। जैसे पहले हमने 1 से 10 तक काउंटिंग सीखी थी, फिर 2, ये हमारी प्रायर नॉलेज है कि 2 है, 1 है, लेकिन नई नॉलेज हमने क्या सीखी कि दोनों को कंबाइनली क्या बोलेंगे, 21, राइट। तो ये हमने ये हिंदी में लिखा है कि डिस्कवरी लर्निंग को ये बढ़ावा देते हैं, और उनके अनुसार जो है चीज़ें सार्थक रूप से संबंधित तभी हो सकती है जब हम किसी विषय की संरचना को ध्यान से देख सकते हैं। उनके अनुसार सीखना एक सक्रिय प्रोसेस है, निष्क्रिय नहीं है, वो सक्रिय उन्होंने बोला है, ठीक है। उनका सुझाव है कि मानसिक संरचनाओं के रूप में जो विकास है वो मानसिक संरचनाओं के रूप में होता है और बातचीत और अनुभव के माध्यम से क्या है, अधिक विस्तृत और प्रकृष्ट हो जाता है। शिक्षार्थी अपने वर्तमान और पिछले ज्ञान के आधार पर क्या है, नए विचारों या अवधारणाओं का निर्माण करते हैं। फिर आता है हमारा बंडूरास कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। क्या है, ये एक सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट थी, ठीक है। ये क्या सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड थी सोशल डेवलपमेंट पे एंड इन दिस पर्टिकुलरली मॉरल डेवलपमेंट पे जो है इनका मेन फोकस रहा है। एक्सीडेंटली टू हिम रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बोथ आर इम्पॉर्टेंट। तो इन्होंने बोला कि जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ठीक है, वो दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ही ऑब्जर्व द पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है। और तो उन्होंने एक पॉजिटिव कोरिलेशन निकाला था रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बीच में एंड द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड, कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। So it suggests that observation and modeling plays an important and primary role in the process of learning। कि हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर कैसे उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कैसे मॉडलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो है प्राइमरी रोल प्ले करती है लर्निंग वाली प्रोसेस में। अकॉर्डिंग टू हिम, द चाइल्ड्स बिहेवियर इज रिफ्लेक्टेड बाय सेटिस्फेक्शन एंड प्लेजर। कि मतलब वो किसी चीज़ के बारे में सेटिस्फाई है, किसी चीज़ को अच्छी लग रही है, तो उसी का वो उसको अपने बिहेवियर में दिखाएगा, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला था। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला था। हाँ, कि जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बोला था कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके बारे में एक स्टडी भी हुई थी, तो उसमें क्या किया था, 2 ग्रुप्स बनाए थे बच्चों के सेम। तो उन्होंने क्या किया, मिक्स मैच किया। कुछ जैसे इंटेलिजेंट बच्चे भी थे क्लास के, तो उनको एक ग्रुप में रख दिया, कुछ वीक थे उनको मिक्स करके एक ग्रुप में रख दिया, फिर वही कुछ इंटेलिजेंट और कुछ मिक्स थे तो उनको एक ग्रुप में लिख दिया। और जो एक ग्रुप था उसमें ना उनको जानबूझकर जो नेगेटिव मार्किंग दी गई, बिल्कुल उनके मार्क्स डिडक्ट किए गए। और जो दूसरा ग्रुप था तो उसमें उन्होंने क्या किया, उसको मार्क्स ज़्यादा दिए, एक में डिडक्ट किए, एक में ज़्यादा दे दिए। तो जब नेक्स्ट टेस्ट हुआ तो ये देखा गया कि जो जिसमें उन्होंने ज़्यादा मार्क्स दिए थे, तो उसके जो वीक वाले बच्चे भी थे जिनको एडिशनल उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्क्स दिए थे, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। और जहाँ पे उन्होंने जो नेगेटिव मार्क्स दिए थे, ठीक है, डिडक्ट किए थे, तो उनके जो अच्छे स्टूडेंट भी थे वो अब नेगेटिवली मतलब डिक्रीज्ड लर्निंग वाला परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है दोनों चीज़ें, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बिहेवियर को शेप करने के लिए। जैसे आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हो बच्चे को कि आज तो नहीं किया, वेल डन, इसके लिए क्लैपिंग करो, ठीक है। तो वो आपने देखा होगा कि बच्चा की नेक्स्ट डे बहुत एक्साइटमेंट से आता है कि कल मैंने ये किया था तो टीचर ने क्लैपिंग कराई थी, तो आज मैं उससे भी अच्छा करूँगा, ठीक है। तो इस थ्योरी पर इन्होंने डिस्कस किया था ये। फिर आता है सामाजिक सिद्धांतकार है, सर्वाधिक सरोकार सामाजिक विकास और विशेषकर नैतिक विकास से उन्होंने बोला था। बच्चे व्यवहार और संतुष्टि में खुशी झलकती है, उसके व्यवहार में दिख जाता है, मतलब ठीक है कि वो हैप्पी है नहीं है, क्या मतलब कैसे सोशल एनवायरनमेंट से आ रहा है, ये सब उसकी जो है व्यवहार में ही झलक जाता है।
फिर आता है सोशल लर्निंग थ्योरी सजेस्ट दैट सोशल बिहेवियर इज लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। तो हम देखते हैं कि कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं और कैसे हम उसको इमिटेट करते हैं, तो इस पे हमारी जो है सोशल लर्निंग बेस होती है। द लर्निंग थ्योरी कंसीडर्स हाउ बोथ इन्वायरमेंटल एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन लर्निंग एंड बिहेवियर। और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और कॉग्निटिव फैक्टर्स जो दोनों इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी ह्यूमन लर्निंग को, हमारे बिहेवियर को। तो बंडूरा ने क्या किया था, 3 बेसिक नीड मॉडल दिए थे ऑब्जर्वेशन लर्निंग के लिए, एक लाइव मॉडल, एक वर्बल इंस्ट्रक्शन मॉडल और एक सिंबॉलिक मॉडल। ठीक है, ये हमने यहाँ पे हिंदी में किया है कि एक जीवंत मॉडल दिया था, एक मौखिक निर्देश मॉडल दिया था और एक प्रतीकात्मक मॉडल इन्होंने दिया था। तो इन्होंने कैसे किया था, ये इन्होंने स्टडी करने के लिए किया था कि हाउ चिल्ड्रन ऑब्जर्व, कि वो कैसे तो ऑब्जर्व करते हैं लोगों को अराउंड देम, बिहेविंग इन वेरियस वेज, इलस्ट्रेटेड बाय द फेमस पोपोडोल एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम उन्होंने लिखा था पोपोडोल। तो इसमें उन्होंने क्या किया, एक बोबोडोल रखी बड़ी सी और एक चाइल्ड, ठीक है, एक बच्चे को एक रूम में बंद कर दिया। तो उन्होंने दिखाया कि जब बोबोडोल गुस्सा होती है तो वो कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, तो बच्चे ने सब कुछ नोटिस किया। तो ऑब्जर्वेशन क्या है इससे कि जब बच्चा आया तो उसको एक खिलौना दिया गया, बाहर आके बच्चा आया और उसको हमने एक खिलौना दे दिया, फिर उसको हमने खिलौने को वापस ले लिया, तो उसमें बच्चे ने एग्रेसिव हो गया बच्चा, तो उसने सेम वैसे ही रिएक्ट किया जैसा कि उसने उस बोबोडोल को रिएक्ट करते देखा था एग्रेशन में। ठीक है, और इसमें ये फाउंड हुआ कि जो बॉयज़ थे वो 3 टाइम्स ज़्यादा एग्रेसिव थे एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स की, मतलब गर्ल्स थी जब उनका बोबोडोल के साथ एक्सपीरियंस था और फिर बॉयज़ का बोबोडोल के साथ एक्सपीरियंस था, तो बॉयज़ जो है ज़्यादा एग्रेसिव पाए गए। बॉयज़ इमिटेट द मेल कैरेक्टर वेयरएज द गर्ल्स इमिटेट फीमेल कैरेक्टर। और जो है मेल कैरेक्टर था जो बोबोडोल का वो बॉयज़ ने इमिटेट किया, और गर्ल्स का जो गर्ल्स ने किया था इमिटेट वो था जो फीमेल कैरेक्टर था बोबोडोल का। तो इस ऑब्जर्वेशन थी जो लाइफ मॉडल से क्या ऑब्जर्व किया गया कि दैट ऑब्जर्वेशन लर्निंग कैन बी डन बाय एनी वे एज द रिएक्शन ऑफ चाइल्ड इज सीन इन दिस लाइव मॉडल एज वेल। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या किया, बच्चे को सीधा ही भेजा था कि ठीक है बिल्कुल उसका लाइव इंटरेक्शन हो रहा है। तो उसमें जो बच्चे का जो हमने पाया कि जैसे बोबोडोल ने किया था उसने भी एग्जैक्टली सेम किया। फिर कुछ बच्चों को उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया वही सेम चीज़ें, और फिर उनके साथ ऐसा किया, ठीक है, उनको थोड़ा एग्रेशन दिखाने के लिए कोई टॉय दिया वापस ले लिया, कुछ चीज़ें उनको नहीं दी, तो उन्होंने भी वो सेम ही टाइप से रिएक्ट किया। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि हम या तो उनका रियल टाइम एक्सपीरियंस हो या उनको किसी लाइव मॉडल से दिखा लो, तो जो ऑब्जर्वेशन है, जो रिएक्शन है बच्चों की वो सेम थी। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये ऑब्जर्वेशन मिले थे। According to Bandura, there are 4 steps involved in the learning process: attention, retention, reproduction and motivation. So, okay, attention में क्या होता है? In this step, the learner follows the behavior of the person acting as a model. ठीक है, particular aspects or total behavior of the subject may grab close attention for analysis to the degree to which we notice behavior. ठीक है, हम किसी का behavior कैसे कितनी attention के साथ notice कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा रिटेंशन, अब हम ऑब्जर्व करते हैं, पहले हमने अपना माइंड जो है कंसंट्रेट किया किसी एक चीज़ पे, फिर हमने उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, अपनी मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ मेंटल इमेजेस, मीन्स हाउ वेल वी रिमेंबर दैट बिहेवियर, कि हमें वो बिहेवियर कितना अच्छे से याद है। फिर हम रिप्रोडक्शन करेंगे, ये होती है हमारी एबिलिटी होती है परफॉर्म करने की बिहेवियर, और द मॉडल्स बिहेवियर इज इमिटेटेड बाय द लर्निंग। ठीक है, कि हम जो मॉडल ने बिहेवियर किया उसको हम कैसे इमिटेट कर रहे हैं। फिर हमारा आता है लास्ट में मोटिवेशन। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो बिहेवियर है मॉडल का इज इमिटेटेड बाय द लर्नर इज रेनफोर्स्ड फॉर प्रॉपर अडॉप्टेशन एंड फॉर द कॉन्टिन्यूस। ठीक है, उसको रेनफोर्स करते हैं प्रॉपर अडॉप्टेशन के लिए और वो कंटिन्यूस होता है फर्दर। ठीक है, तो ये बंडूरा के 4 चरण थे: ध्यान देना, अवधारणा, पुनरुत्पादन और प्रेरणा। ठीक है, कि हम ध्यान देना मतलब हमने ध्यान किस चीज़ की तरफ दिया है, अवधारणा कि हम अपने माइंड में उसको कैसे ऑब्जर्व किया है, फिर हमने पुनरुत्पादन मतलब उसको दोबारा उत्पादन किया। ठीक है, दोबारा उसको करके देखा। फिर प्रेरणा कि हमने कितने उचित रूप से उसको अपनाया है। ठीक है, कितना उसका अनुकरण किया है हमने, और उसको आगे भी जारी रखने के लिए सुदृढ़ किया जाता है। फिर आती हमारी साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एरिक्सन।
तो ही स्ट्रेसेस अपॉन एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू विच देयर इज अ नेचुरल predetermined order to development and personality growth follows a sequence of inner predetermined laws। ठीक है, तो ये एपिजेनेटिक प्रिंसिपल पे इनका फोकस था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो विकास होता है हमारा वो पहले से निर्धारित होता है, पूर्व निर्धारित क्रम होता है कि पहले ये स्टेज आएगी, वो दोबारा दूसरी स्टेज आ जाएगी। और व्यक्तित्व विकास आंतरिक पूर्व निर्धारित नियमों के अनुक्रम का पालन करता है, कि मतलब जो पहले से एक क्या हो जाता है भाई, क्रम को क्या बोलते हैं हिंदी में, एक ऑर्डर, राइट। ठीक है, तो एक ऑर्डर फॉलो करता है। ईच पर्सन डेवलप अ सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस दैट एमर्जेस इन अकॉर्डेंस विद अ प्रीसेट प्लान। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति चरणों के अनुक्रम के माध्यम से विकसित होता है, कि पहले जैसे इन्फेंट है, फिर अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। तो इनको एक जब थ्योरी में एक प्रिंसिपल है, तो इसका वो एपिजेनेटिक प्रिंसिपल है कि जो है स्टेजेस में हमारी डेवलपमेंट होती है। तो इन्होंने इसी के ऊपर एपिजेनेटिक प्रिंसिपल के ऊपर स्ट्रेस किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर कैटेगराइज्ड इनटू 8 फेजेस। ठीक है, तो 0 से 1 साल तक साइकोलॉजिकल क्राइसिस के आते हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। फिर 1 से 2 साल तक ऑटोनॉमी वर्सेस मिसट्रस्ट। फिर आता है 3 से 5 साल तक हमारा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फिर आता है 6 से 12 तक हमारा इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। फिर हमारा 12 से 18 वर्ष तक आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। फिर 18 to 40 आता है हमारा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। देन 40 to 65 हमारा आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। एंड देन 65 अबव आता है हमारा इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, राइट। तो विकास बनाम अविकास आता है हमारा 0 से 1 वर्ष में। फिर 1 से 2 वर्ष में क्या आता है हमारा स्वायत्तता बनाम अविश्वास। फिर 3 से 5 साल में आता है हमारा कि पहल बनाम अपराध बोध। फिर आता है 6 से 12 में हमारा उद्योग बनाम हीनता। 12 से 18 तक आता है हमारा पहचान बनाम भूमिका भ्रम। 18 से 40 वर्ष में आता है हमारा अंतरंगता बनाम अलगाव। 40 से 65 में आता है हमारा जनरेटिव बनाम ठहराव। और 65 साल की उम्र से आगे तक आता है हमारा ईमानदारी बनाम निराशा। तो उन्होंने इसमें फर्स्ट देख लेते हैं हमारा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। 0 से 1 ईयर वाली स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट एंड फॉर्मल टास्क ऑफ एन इन्फेंट इज डेवलपमेंट। ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? देखो, बच्चा है 0 से 1 साल तक का, तो उसको क्या है, हमने उसको एक फीलिंग देनी है, लव अफेक्शन वाली। ठीक है, हम उसको कितने केयर से करते हैं। तो अगर ये चीज़ उसकी अच्छे से चलेगी तो उसमें आ जाएगा ट्रस्ट। ठीक है, अगर हमने उसकी केयर अच्छे से नहीं की, ठीक है, उसको अच्छे से नहीं संभाला, तो उसमें आ जाएगी मिसट्रस्ट वाली फीलिंग। ठीक है, फिर आती है, ठीक है, विनाम बनाम अविश्वास, कि हमने अब उसकी अच्छे से केयर की, अफेक्शन लव शो किया, तो उसमें थ्रू आउट द लाइफ उसमें एक विश्वास रहेगा। बट अगर नहीं किया तो उसमें अविश्वास वाली भावना जो आ जाएगी। फिर आता हमारा ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ठीक है, इसमें क्या है, चिल्ड्रन एक ऑटोनॉमी वाली जो है सेंस डेवलप कर लेते हैं। उनको ये होता है कि ये चीज़ें मुझे खुद ही पकड़नी है। जैसे आप उनको कुछ दोगे खाने के लिए, तो बोलेंगे कि मैं खुद ही खाऊंगा। तो इसमें क्या है, हमने बच्चों को करने देना चाहिए कि जो वो इनिशिएट लेना चाहते हैं तो उनको देना चाहिए। अगर वो हमने प्रोसेस अच्छे से किया तो उनमें आएगी ऑटोनॉमी वाली फीलिंग, और नहीं तो उनमें शेम और डाउट रह जाएगा। ठीक है, कि मुझे नहीं दिया, तो कि उनको अपने ऊपर डाउट हो जाता है कि मैं नहीं कर सकता हूँगा, इसीलिए मुझे नहीं दिया होगा। ठीक है, तो इसमें हमें पूरा उनको सहयोग करना चाहिए कि जो बच्चे करना चाह रहे, इनिशिएटिव लेना चाह रहे, तो उनको थोड़ा करने दो भाई। फिर आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो इसमें क्या है, बच्चे इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, तो उनके साथ अगर हमारा इंटरेक्शन अच्छा है, ठीक है, उनको थोड़ी फ्रीडम वाली फीलिंग हमने दी है, तो उनमें फीलिंग आ जाएगी इनिशिएटिव की। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये प्रोसेस हमने अच्छे से नहीं की, तो उसमें थ्रू आउट द लाइफ जो है गिल्ट वाली फीलिंग आएगी। फिर आता है हमारा इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इसमें क्या होता है, 6 to 12 ईयर्स, तो बच्चा स्कूल में जाने लग जाता है। तो वो क्या होता है, फर्स्ट टाइम वो जो है फैमिली से बाहर जाता है। ठीक है, डिफरेंट कल्चर्स के बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट होते हैं उसके लिए। तो अगर उसको वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, ठीक है, तो उसमें इंडस्ट्री वाली फीलिंग आ जाएगी। ठीक है,
और अगर वहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो उसमें इन्फीरियोरिटी आ जाएगी जो उसकी थ्रू आउट द लाइफ रहेगी। फिर आता है हमारा आइडेंटिटी वर्सेस रॉयल कन्फ्यूजन 12 to 18 ईयर्स। ठीक है, इस स्टेज पे क्या होता है, प्यूबरिटी वाली स्टेज जो है आने लग जाती है, तो इसमें क्राइसिस रहता है, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन रहती है। 12 to 18 ईयर्स हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चे में बहुत सारे, तो उसको खुद ही क्राइसिस रहता है, वो अपनी आइडेंटिटी सर्च करने लग जाते हैं, लाइक व्हाट आई हैव, हु एम आई, व्हाट्स हैव आई बिकेम, कि मैं क्या था, क्या बन गया, कौन हूँ। तो मतलब उनमें आइडेंटिटी को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होती है और अपने फ्यूचर के लिए भी वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। तो अगर इस स्टेज पे हमने उसको अच्छे से सहयोग दिया, ठीक है, तो उसमें आ जाएगी एक आइडेंटिटी वाली फीलिंग। लेकिन इसमें ही अगर हमने उसको डिस्ट्रैक्ट करते रहे या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो उनमें रोल कन्फ्यूजन आ जाएंगे, थोड़ा सा लाइफ वो कन्फ्यूज ही रहेंगे अपने रोल को लेकर। ठीक है, तो इसमें क्लियर होना चाहिए कि आपको बच्चे को जहाँ पे मोटिवेट करना है उसको मोटिवेट रखो कि उसको अपनी आइडेंटिटी का, ठीक है, उसका इंटरेस्ट कहाँ पे वो पता लग सके। फिर आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन 18 to 40 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तो होती है इंटीमेसी कि हम रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं, हमें किसी से प्यार चाहिए, और उसका बिल्कुल अपोजिट होता है आइसोलेशन। ठीक है, अब मान लो किसी को धोखा मिल गया, ठीक है, तो वो चला जाएगा आइसोलेशन में, उसका बिल्कुल ट्रस्ट उठ जाएगा ऐसे लव से, तो वो रह जाएगा बिल्कुल अकेला। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज इंडिविजुअल टेंड टू डेवलप अ सेंस ऑफ इंटीमेसी। तो इस स्टेज में उनको एक इंटीमेसी वाली सेंस चाहिए, ठीक है, कमिटमेंट चाहिए उनको दूसरे पर्सन से। ठीक है, अगर वो प्रोसेस अच्छे से होगी इनको इंटीमेसी, तो आ जाएगी इंटीमेसी वाली फीलिंग, और नहीं तो क्या होगी, वो आइसोलेशन में चले जाएंगे, आइसोलेशन, वो अकेले रहना पसंद करेंगे। फिर आती है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम प्रोफेशनल करियर इस्टेब्लिश करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर हमारा प्रोफेशनल करियर अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया कि हमारी सही फैमिली की नीड बेसिकली पूरी हो रही है, तो जनरेटिविटी वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, और नहीं तो हम बिल्कुल ऐसे फील होगा कि भाई सब कुछ रुक गया है हमारी लाइफ में, कुछ हो नहीं रहा, तो हमारे अंदर स्टेग्नेशन वाली फीलिंग आ जाएगी अगर वो नहीं हुआ तो। फिर आती है हमारी इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर 65 अबव। 65 अबव अब क्या होता है, ओल्ड एज आ जाती है, तो वो जो है एनालाइज करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हुआ है। ठीक है, अगर उन्होंने लाइफ में सब कुछ जो करना था कर लिया है, ठीक है, उनकी थिंकिंग प्रोसेस अच्छी थी कि भाई हाँ मुझे तब ये करना था, मैंने ये कर लिया, ये सब सही हो गया, तो उनमें एक फीलिंग आती है इंटीग्रिटी की, सॉरी। ठीक है, लेकिन अगर उनको किसी भी चीज़ से ऐसे हो जाता है कि वहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता था, वहाँ पे चेंजेस होने थे, तो उसमें उनको फीलिंग आ जाती है डिस्पेयर की, वो निराशा वाली फीलिंग उनको आ जाती है। ठीक है, तो ये एरिक्सन ने डिफाइन किया था। फिर आती है हमारी साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ फीयर। अकॉर्डिंग टू फीयर, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट बाय अरेंजिंग इनटू 3 लेयर्स। ठीक है, तो 3 लेयर्स में हमारा जो माइंड अरेंज होता है, एक कॉन्शियस, एक प्री कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। और उन्होंने जो 3 कंपोनेंट्स पे बताए हैं हमारे माइंड के, एक इड, एक ईगो और एक सुपर ईगो। ठीक है, तो 3 परतें कौन सी थी, सचेत, परिचेतन और अचेत। और जो 3 घटक थे वो थे पहचान, अहंकार और अति अहंकार। तो कॉन्शियसनेस, ठीक है, इट ऑक्यूपाइज 1/10 ऑफ आवर मेंटल लाइफ, द आइडियाज, थॉट्स एंड इमेजेस दैट वी आर अवेयर ऑफ इन आवर मेंटल लाइफ। ठीक है, जिनके बारे में हम अवेयर हैं, उनको सोच सकते हैं उनके बारे में, तो वो हमारे चेतन मन के अंदर आती हैं। ठीक है, जो कॉन्शियस माइंड के अंदर आती है। फिर आता है हमारा प्री कॉन्शियस। ठीक है, पार्ट ऑफ माइंड विच रिप्रेजेंट्स ऑर्डिनरी मेमोरी, वन वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एट एनी गिवन टाइम, वी कैन रिट्राइव इट, पुल इनटू कॉन्शियसनेस व्हेन नीडेड। ठीक है, अब ये स्टेज होती है जिसके बारे में हम, ये है कि पूरी हमें नॉलेज नहीं होती है, लेकिन हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होती है कि टाइम आने पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक होती है अनकॉन्शियस। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होती है कि जो हमें चाहिए था, हमारी विशेस थी, डिज़ायर्स थी, फीलिंग्स थी, वो बेसिकली हमारी अनकॉन्शियस में आती है। बिलो द प्री कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड लाइज द अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो अवचेतन मन के नीचे अचेतन मन होता है ये। ठीक
ठीक है, तो इसमें हमारी फीलिंग्स होती हैं, रिप्रेस्ड फीलिंग्स, विशेस या डिज़ायर्स होती हैं। ठीक है, अब उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो के कंसेप्ट के बारे में बताया था। तो इड क्या है, इज टोटली अनकॉन्शियस एंड ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक है, अनकॉन्शियस का मतलब कि जो हमारी, उसको रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, वो कुछ नहीं सोचता, बस उसको प्लेजर, ठीक है, प्लेजर चाहिए होती है अपनी लाइफ में। ठीक है, मुझे ये खाना है तो खाना ही है, तो ये हो गया हमारा इड। ठीक है, मुझे ये करना है तो करना ही, वो रिजल्ट्स को नहीं देखेगा, उसको बस उस टाइम के प्लेजर चाहिए। ठीक है, फिर आता है हमारा ईगो। ईगो क्या है, पार्शली कॉन्शियस है, मतलब इसमें थोड़ा सब कॉन्शियस भी है, थोड़ा इड है और थोड़ा सुपर ईगो भी है। ठीक है, अब सुपर ईगो इज टोटली कॉन्शियस, इट रिप्रेजेंट्स एथिकल एंड मॉरल एस्पेक्ट्स। देखो यहाँ पे सुपर ईगो है, ईगो है और इड है। तो सुपर ईगो हमारा बोलता है, जैसे मैं हूँ डाइटिंग पे, ठीक है, मुझे करना है वेट लॉस, तो सुपर ईगो बोलेगा कि बिल्कुल छोड़ दो, चाय बिल्कुल छोड़ दो, ऑयली बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, डन। तो ये बिल्कुल एथिकल है, बिल्कुल मॉरल वैल्यूज फॉलो करेगा। और इड हमारा क्या है, टोटली अनकॉन्शियस। ठीक है, ये बोलेगा नहीं, ये भी खाना है और ये भी खाना है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता, क्योंकि उसको चाहिए प्लेजर। ठीक है, इड को चाहिए प्लेजर। और ईगो क्या है, इनके बीच में एक नेगोशिएशन का काम करता है। ईगो बोलता है कि चलो आप पूरा चाय नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप उसको थोड़ा उसको वॉल्यूम कम करो। ठीक है, उसको कम अमाउंट में लो। ठीक है, ये धीरे धीरे करके आप ऑयली चीज़ें खाना कम करो। तो वो होता है हमारा ईगो। आई थिंक आप अब इसको बेटर वे से समझ गए होंगे। ठीक है, इट बिल्कुल प्लेजर चाहिए इसको। ठीक है, बिल्कुल अनकॉन्शियस, इसको कोई घंटा नहीं पड़ा इसको किसी चीज़ से कि मुझे कुछ ये सीखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, उसको बस एक टाइम की प्लेजर चाहिए। राइट, सुपर ईगो बिल्कुल कॉन्शियस है, इसको कोई कुछ नहीं पड़ा कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, मेरा मन भी कर सकता है, नहीं, ये बिल्कुल एथिकल है कि नहीं है तो नहीं है। ईगो इनके बीच में नेगोशिएट करता है। राइट, सो ये है कंसेप्ट ऑफ ईगो एंड सुपर ईगो। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। तो इट क्या है, अनकॉन्शियस, ईगो पार्शली कॉन्शियस और सुपर ईगो टोटली कॉन्शियस। ठीक है, ये मॉरल एस्पेक्ट्स पे बेस है, और जो हमारा इड है वो हमारा प्लेजर बेस्ड है, और ईगो जो है रियलिटी वाली बातें करता है। ठीक है, वो इड और ईगो से रिलेट। So according to him, a child passes through 5 major stages of psychological development and each stage is characterized by certain behavioral change. उन्होंने बोला कि जो चाइल्ड है वो 5 मेजर स्टेजेस हैं साइकोलॉजिकल, उनसे गो थ्रू होते हैं और उनमें डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियरल चेंज आते हैं। जैसे फर्स्ट आता है हमारा द ऑरल स्टेज, 0 to 1 years। द फोकस है जो यहाँ पे प्लेजर का, वो ऑरल स्टेज होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं 0 से 1 साल के, उनको कुछ भी दे तो वो सक करना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो उनको जो प्लेजर हो रही है वो सकिंग से मिल रही है। ठीक है, तो ये ऑरल स्टेज होती है। सेकंड होती है हमारी एनल स्टेज। इसमें जो हमारा फोकस है प्लेजर का, वो कहाँ है, हमारा एनस पे है। ठीक है, प्लेजर इज ड्रॉन फ्रॉम द एक्टिविटीज लाइक यूरिनेटिंग एंड एनस मैनिपुलेशन। ठीक है, तो ये हमारी होती है एनल स्टेज 1 to 3 years। फिर आती है हमारी फैलिक स्टेज। ठीक है, ये प्लेजर आपने बच्चों को देखा होगा कि वो अपने जेनिटल्स को टच करते रहते हैं इस स्टेज में। तो उनको क्या है कि उनको टच करने से जो इस स्टेज में उनके प्लेजर आ रही होती है। और इसी में क्या होता है, एक ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा भी डेवलप होता है। ऑडिपस मतलब जो मेल चाइल्ड है वो अपनी मदर से अट्रैक्ट होंगे, और जो फीमेल चाइल्ड है वो अपने फादर से अट्रैक्ट होती है इस एज में, द फैलिक स्टेज 3 to 6 year। ठीक है, तो इसमें प्लेजर कहाँ से आती है, जेनिटल्स को टच करने से आती है। फिर आता है हमारा द लेटेंसी स्टेज 6 to 12 years। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को अपने ही जो अपने सेम जेंडर सेम सेक्स वाले लोगों के साथ वो खेलना प्रेफर करते हैं, और दूसरे सेक्स को वो कम्प्लीटली नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, उनको उसी में अच्छा लगता है कि भाई हम बॉयज़ हैं तो हम बॉयज़ के साथ ही खेलेंगे, हम लड़कियों के साथ नहीं खेल सकते, और लड़कियाँ हैं तो हम लड़कियों के साथ ही खेलेंगे, हम लड़कों के साथ नहीं खेल सकते। फिर आते हैं हमारे द जेनिटल स्टेज 12 year onwards। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि हमारी प्यूबर्टी आ जाती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो जेनिटल स्टेज में, ठीक है, वो उनकी फिजिकल फीलिंग से सेक्शुअल फीलिंग्स जो है स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी जननांग अवस्था, जो इन्होंने 5 stages के बारे में बात की थी। फिर आता है हमारा
ब्रॉनफन बॉर्नर्स इकोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी को दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी इसको बोल सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल सिस्टम्स ऑन अ पर्सन, ठीक है, कि डिफरेंट एनवायरमेंट की जो फंक्शंस के हैं इफेक्ट हमारे ऊपर एज अ ह्यूमन बीइंग क्या होता है। And this theory defines 4 concentric systems that explain the changes that happen in a child and how a child environment affects him in his development. इन्होंने बताया कि जो हमारा environment है वो कैसे हमें affect करता है, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमारा, ठीक है। तो पहला आ जाता है हमारा माइक्रो सिस्टम। ये हमारी बहुत क्लोज लेयर होती है, ठीक है, जिनका हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ठीक है। जैसे हमारे फादर हो गए, मदर हो गए, हमारे केयर गिवर्स हो गए, ठीक है। तो उनसे हमारा कैसा इंटरेक्शन है, तो वो हमारा माइक्रो सिस्टम होता है, ठीक है। तो वो हमें इफेक्ट करता है जब हम ग्रो होते हैं, ठीक है। हमारा इंटरेक्शन अच्छा, उन्होंने बहुत लव अफेक्शन से हमें रखा है, तो वो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, ठीक है। अगर मतलब इसी एज में मुझे किसी चीज़ की लैक रह गई, ठीक है, या उन्होंने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो फिर वो उसको गलत वे में इम्पैक्ट करती है। तो ये होता है हमारा माइक्रो सिस्टम, जिसके हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं, ठीक है। तो वो इम्फेक्ट करती है कि चाइल्ड कैसे ग्रो होगा, इसको बोलते हैं माइक्रो सिस्टम, ठीक है, जिनके साथ बच्चा सीधे रूप से संपर्क में रहता है, ये वो स्टेज होती है। फिर आता है मीजो सिस्टम, ठीक है, ये होती है वन रिलेशनशिप इज रिलेटेड टू अनदर, मतलब अब जैसे पहले घर में थे, बिल्कुल, अब हम घर में हमारे पेरेंट्स हैं, उनके ब्रदर सिस्टर्स हैं, चाचा चाची हो गए, ठीक है। अब वो जो रिलेशन से ही थोड़ा रिलेटेड है, थोड़ा दूर वाले, बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन वो हमारे रिलेटिव्स हैं, तो ये हमारे सब मीजो सिस्टम में आते हैं। उनके साथ हमारा कैसा इंटरेक्शन है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हमें अफेक्ट करती हैं ग्रो होने में। फिर थर्ड उन्होंने डिफाइन किया था एक्सो सिस्टम, ठीक है। एक्सो सिस्टम मतलब जो लार्ज हमारा सोशल सिस्टम है, ठीक है। अब पहले हम बिल्कुल घर पे डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, ठीक है, फिर हम बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट, रिलेटिव्स के कांटेक्ट में, अब हम आगे सोशल सिस्टम में पूरा, ठीक है। ये हमारी कम्युनिटी है, हमारी सोसाइटी है, तो उसके साथ, ठीक है, हम फंक्शन डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं इसमें, डायरेक्टली तो हम पूरे सोसाइटी के साथ फंक्शन नहीं कर रहे हैं ना, बट इसका जो है इम्पैक्ट हमारे अंदर फिर भी लगेंगे। जैसे पेरेंट्स का वर्क प्लेस, हमारा कोई आना जाना नहीं है, पेरेंट का वर्क प्लेस है, लेकिन उसका इम्पैक्ट होगा। अगर पेरेंट्स का वर्क प्लेस भाई एक अच्छा, मतलब अच्छे से सब चीज़ें मैनेज होती हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है वहाँ पे, तो अगर पेरेंट्स आएंगे हंसी खुशी, तो ठीक है, वो चीज़ें बच्चों को इम्पैक्ट करेंगी, वो खुशी रहेंगे घर पे भी, ठीक है, स्ट्रेस नहीं रहेगा। ऑन द अदर साइड अगर पेरेंट्स का वर्क प्लेस ही बहुत ऐसे स्ट्रेस वाला हो, तो वहाँ के का स्ट्रेस बच्चे पे ही दिखाएगा, ठीक है, उसको उसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है। या वो बेशक वो फंक्शन नहीं कर रहा है डायरेक्टली उसके साथ, लेकिन उसका इम्पैक्ट उसको दिखने में होगा। फिर आता है मैक्रो सिस्टम, ये बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर होती है चाइल्ड के एनवायरनमेंट में। ये होता है हमारे कल्चरल वैल्यूज़, कस्टम, सोशल, इकोनॉमिक स्टेटस, लॉज एंड हिस्ट्री, ठीक है। मतलब देखो, अब किसी को इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है भाई, इकोनॉमिक अच्छा स्टेटस है, तो वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे पाते हैं, ठीक है। हमारे कस्टम्स हैं, उनसे हम क्या सीखते, तो ये सारी चीज़ें भी हम मैक्रो सिस्टम में पढ़ते हैं, कि ये सारी चीज़ें भी हमें जो है ग्रोथ में अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर किसी के पास कम पैसे हैं, तो उनको भाई, उनको दिख रहा है बच्चे को स्टार्टिंग से ही मैनेज करके चल रहे हैं, एक चीज़ आगे तो दूसरी चीज़, सॉरी ठीक है, और किसी को चीज़ें आगे से आगे मिल रही, तो ये सब अफेक्ट करता है एक चाइल्ड की ग्रोथ को। फिर आता है क्रोनो सिस्टम, इट रेफर्स टू द चेंज दैट हैपन ओवर द कोर्स ऑफ वंस लाइफ टाइम, कि हमारी लाइफ टाइम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, हमारे कल्चर में, सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। जैसे सोशल एंड इंटरनल, मतलब कोई भी चेंजेस हो गया हमारे लाइफ टाइम में, तो उनसे भी जो है हमारे डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कालक्रम प्रणाली। फिर आता है हमारा हॉलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रेनियर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ही गिव अ ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी बेस्ड ऑन 7 ईयर साइकिल। तो इसने ह्यूमन डेवलपमेंट को जो है बेसिकली 7 ईयर साइकिल में है ब्रेक किया था। तो फर्स्ट होती है हमारी बर्थ टू 7 ईयर्स, इसको इन्होंने बोला था कि मून की साइकिल है। द चाइल्ड इन दिस स्टेज गॉट स्ट्रेंथ फ्रॉम हिज मदर, राइट, एंड हिज इंटेंशंस आर प्योरेस्ट। उसके इंटेंशन प्योर होते हैं, और फिर जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो अपनी मदर से गेन करता है। तो ये हमारी फर्स्ट साइकिल थी। सेकंड साइकिल हमारी 7 to 14 ईयर्स, ये होती है हमारी मरकरी वाली साइकिल, ठीक है, मरकरी साइकिल। इस चीज़ में क्या होता है,
जो इमेजिनेशन होती है चिल्ड्रन की वो बहुत हाई होती है। ही ऑब्जर्व एवरीथिंग एक्टिवली, वो हर चीज़ को बहुत एक्टिवली और बहुत क्यूरियोसिटी से ऑब्जर्व करता है। फिर थर्ड स्टेज है हमारी 14 to 21 ईयर्स, ये हमारी वीनस की स्टेज है। इन दिस स्टेज द मेंटल एबिलिटी ऑफ अ चिल्ड्रन डेवलप्स एंड हिज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स चेंज। तो इंटरनल और एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स चेंज होते हैं और ये होती है हमारी वीनस स्टेज, ठीक है, वीनस साइकिल। फिर आते हैं हमारी 21 to 42 ईयर्स, ये होती है हमारी सन साइकिल। इसमें क्या होती है, सोशल डेवलपमेंट स्टेज है, मैच्योरिटी आ जाती है और जो सोशल कॉन्शियसनेस है वो एक्सपेंड होती है और जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी इंक्रीज होती है इस स्टेज में, सन साइकिल में। फिर आता है हमारा 42 to 49 मार्स साइकिल है। इसमें क्या है, एक एल्डर की तरह हमारा बिहेवियर डेवलप हो जाता है और थिंकिंग जो ज़्यादा फिलोसफिकल हो जाती है, ठीक है। फिर आता है हमारा 49 to 56 ईयर्स, ये हमारी जुपिटर की साइकिल होती है। नॉलेज एंड अथॉरिटेटिव नेचर जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है। फिर 7 आ जाती है हमारी 56 to 63, ये हमारी सैटर्न की साइकिल है और इसमें क्या होता है, हम मोक्षा की तरफ डायरेक्ट होते हैं कि हमें अपनी लाइफ में मोक्ष चाहिए। सेल्फ स्पिरिट एलिमेंट जो है डेवलप हो जाता है। So this is all about this unit. So if you like the content, you can subscribe to our channel and become a valued member in our community. And in this channel, we will cover the complete syllabus for BS Special Education as well as exam preparation to become a special educator and special education teacher. So see you in next video. Till then, namaskar.